मेघ आए नामक कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। ये कविता हमारे साहित्य सागर और क्षितिज नामक दोनों ही किताबों में पाया जा रहा है और इस तरह से ये CBSE और ICSE दोनों ही कोर्स में हम देख सकते हैं और दोनों के हिसाब से ही मैं इस वीडियो को लेकर के आ रही हूँ। तो कविता की व्याख्या से पहले कवि के विषय में थोड़ा सा जानेंगे, फिर कविता की व्याख्या करूँगी मैं। तो सर्वेश्वर दयाल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में 15 सितंबर 1927 में हुआ था। बस्ती ज़िले में ही इन्होंने अपनी आरंभिक पढ़ाई यानी विद्यालय की पढ़ाई इन्होंने पूरी की थी और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आरंभ में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था जीवन निर्वाह के लिए। बाद में दिनमान के उपसंपादक के रूप में इन्हें स्थान मिला और बाल पत्रिका पराग के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। सन 1983 में इनका अचानक निधन हो गया। इनके काव्य में मध्यम वर्गीय जीवन की झलक मिलती है और प्रकृति के बड़े सुंदर वर्णन इनके कविताओं में दिखाई देता है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनकी भाषा बड़ी ही सहज तथा लोक की महक ली हुई रहती हुई है। इस कविता में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। मुक्त छंद की ये कविता है और कविता में दृश्य बिंब का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो मेघ आए, मेघ का मतलब होता है बादल। तो कविता की व्याख्या अब हम लोग शुरू करेंगे। मेघ आए जो है प्राकृतिक सौंदर्य की कविता है। इन्होंने पूरी कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और प्रकृति का मानवीयकरण किया है। इसमें बादल को सजे धजे दामाद के रूप में दिखाया गया है और जिस प्रकार से ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर वातावरण खुशियों से भर जाता है, ठीक उसी तरह से जब मेघ आते हैं तो मेघों की कल्पना उन्होंने एक सजे धजे दूल्हे के रूप में की है, एक दामाद के रूप में की है और उसका सजीव चित्रण करते हुए इन्होंने इस कविता को लिखा है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। गली गली पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघों की आगमन की तुलना इन्होंने शहर से बंठन करके आए हुए मेहमान से की है। जिस प्रकार गांव में आने वाला दामाद या मेहमान बन संवर करके अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व बना करके आता है, उसी प्रकार बादल गांव में आ रहे हैं। बहुत से स्थानों पर
दामाद को मेहमान या पाहुन कहा जाता है, तो उसके आने पर सभी प्रसन्नता महसूस करते हैं, प्रसन्नता से झूम उठते हैं। यहाँ पर मेघ रूपी दामाद के आने के साथ ही ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। बयार का अर्थ होता है ठंडी हवा, तो उसके आने से पूर्व ही आगे आगे नाचती गाती बयार चली, यानी आने से पहले ही उसके आगे ठंडी हवा बहने लगती है, जो उसके आने की सूचना देती है। जिस प्रकार गर्मी से व्याकुल लोग बादल की शीतलता प्रदान करते हैं, उसी तरह से गांव में दामाद को आता हुआ देख करके सभी खुशी से झूम उठते हैं। गांव में किसी दामाद के आने पर बहुत ही उत्साहपूर्वक वातावरण हो जाता है। उसे देखने के लिए सब लोग दरवाजे और खिड़कियां खोल करके उसे देखते हैं। ठीक उसी तरह से जब तपती गर्मी के बाद मेघों का आगमन होता है आकाश में, तो शीतल पवन चलने लगती है। गर्मी और लू से परेशान लोग मेघों के साथ चलने वाली शीतल हवा का आनंद लेने के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोल देते हैं। यहाँ पर तुलनात्मक और प्रतीकात्मक दोनों ही तरह से उन्होंने वर्णन किया है। ग्रामीण संस्कृति में हमारे गाँव में आज भी मेघों का बड़ा ही महत्व है, बादलों का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि भारत जो है हमारा, वो कृषि प्रधान देश है और अभी भी गांव में कृषि के लिए लोग वर्षा पर ही अधिकांश लोग निर्भर करते हैं। इसलिए वर्षा के आने पर वे खुशी से झूमने लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि उसके आने से फसल अच्छी होगी और उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर ग्रामीण परिवेश को देखते हुए कवि ये भी कल्पना करते हैं कि दामाद के आने पर लोग खुश होते हैं। उसकी समृद्धि को देख करके अपनी पुत्री की खुशहाल भविष्य के विषय में वे आश्वस्त हो जाते हैं। तो यहाँ दामाद और मेघ का बड़ा ही सुंदर, मेघ का जो है मानवीयकरण करते हुए उन्होंने चित्रण किया है एक मनुष्य के रूप में। दूसरा कुछ यहाँ पे जो मेघों का जो उन्होंने मानवीयकरण अलंकार इसमें किया है, और उसके बाद कुछ जो अन्य अलंकार जो आए हैं उसे भी मैं यहाँ बता दे रही हूँ। पहले पैराग्राफ में अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े बन ठन के। तो ये अनुप्रास का अर्थ हो जाता है जो एक ही वर्ण बार बार, जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े बन ठन कर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी एक शब्द जब एक से अधिक बार हम प्रयोग करते हैं, जैसे आगे आगे गली गली, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हम देख रहे हैं। आगे यहाँ पर एक और अलंकार हम देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के।
अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है। यानी कि जब जहाँ पर उपमान की कमी होती है वहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। तो आगे मैं अब दूसरे कविता के दूसरे भाग में हम लोग पहुँचेंगे। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब आगे इन पंक्तियों में कहते हैं कि सबसे पहले कुछ जो शब्द हैं वो हम लोग देख लेंगे। उचकाए यानी कि ऊंची करके देखना, उचक उचक करके देखना। बाकी चितवन यानी कि तिरछी नज़र से देखना, और ठिठकी यानी कि रुक जाना, ठहर जाना। तो अब यहाँ पर हम लोग मेघों के आने पर व्याख्या शुरू किया जा रहा है कि मेघों के आने पर प्रकृति में ये चारों ओर परिवर्तन, वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही पूरी प्रकृति बदलने लगती है। प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और उस प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। पेड़ उचक उचक कर झांकने लगे हैं, धूल ऐसे भाग रही है मानो कोई ग्रामीण बाला जो है उत्साह के से घाघरा उठाए भागी जा रही है, और नदी मेघों की ओर तिरछी नज़र करके देखती प्रतीत हो रही है। यहाँ पे कवि जो हैं उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जब आंधी चलती है तो पेड़ झुक झुक करके उन्हें झुक झुक करके अत्यंत देखने के लिए, जिस तरह से कोई शहर से गांव आए मेहमान को देखने के लिए बार बार गर्दन उचका कर और झुका करके देखता है, ठीक उसी तरह से जब आंधी से पेड़ झुकते और खड़े होते हैं तो उन्हें, कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि वे मेहमान को देखने के लिए, मेघ रूपी मेहमान को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊंची कर रहे हैं और उचक उचक करके उसे देखना चाहते हैं। भाव ये है कि हवा चलने से, पेड़ों के झुकने से उन्हें प्रतीत होता है कि वे उनके आगमन पर बहुत ही उल्लसित हैं और उसे देखने के लिए उत्सुक हैं। धीरे धीरे हवा जो है आंधी में बदल जाती है और चारों ओर धूल उड़ने लगती है। तो आंधी के चलने को देख करके उन्हें लगता है कि मानो गांव की कोई युवती मेहमान को आते देख करके अपना लहंगा समेट करके भागी चली जा रही है। बादलों के आने से नदी भी ठिठक गई है और उन्हें देखने लगती है। नदी के ठिठकने से आशय है कि जब हवा चलती है, तेज़ हवा आंधी की जब चल रही होती है तो नदी का पानी एक तरफ सरक जाता है और इसमें उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो उन्हें महसूस होता है कि नदी रूपी युवती जो है, गांव की जो कोई स्त्री है, और वो मेहमान को देख करके शर्माते हुए थोड़ा सा अपना घूंघट, लज्जा के कारण घूंघट को थोड़ा सा उठा करके तिरछी नज़र से उसे देखती है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की,
बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब इन पंक्तियों में कवि बूढ़े पीपल को गाँव के बुज़ुर्ग के रूप में दर्शाते हैं और कहते हैं कि जब दामाद आता है तो उसे अधिक उसका स्वागत सत्कार करने के लिए, उसे मान सम्मान और आदर देने के लिए घर के बड़े बुज़ुर्ग उसका अभिवादन किया करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति में पाया जाता है ये रिवाज। तो उसी रिवाज को यहाँ पर वे उसका चित्रण करते हुए कहते हैं, जुहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है झुक करके अभिवादन करना। तो यहाँ बूढ़ा पीपल उन्हें बाकी अन्य पेड़ों से पीपल उन्हें बुज़ुर्ग लगता है उसकी अधिक आयु होने के कारण, तो वे बूढ़े पीपल को बुज़ुर्ग की भांति प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि मेहमान के आने पर वो आगे बढ़ कर के उसके स्वागत में उसका अभिवादन करता है, उसे मान और सम्मान देता है। दूसरे लाइन में हम देख रहे हैं बरस बाद सुधी लिन्ही। यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ये ब्रज भाषा का प्रयोग हम यहाँ बड़ी सुंदरता के साथ देख रहे हैं। और ये लाइन जो है, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। यहाँ पर मेघ को दामाद के रूप में जहाँ चित्रित किया गया है, वहीं पर लता को घर की बेटी के रूप में और उसकी पत्नी के रूप में यहाँ पत्नी के रूप में माना जा रहा है। तो मेघ रूपी पति के आने पर गांव होने के कारण लता रूपी पत्नी जो है लज्जा के कारण सामने नहीं आ पाती है और किवाड़ के पीछे से छिपकर ही पति को देखती है और उसे उलाहना देती है। यानी इतने लंबे समय के बाद आने का उलाहना देते हुए कहती है कि पूरे 1 वर्ष के बाद वो यानी बादल आ रहा है और 1 वर्ष से बादल रूपी अपने पति से ना मिल पाने के कारण लता काफ़ी दुखी है। तो उलाहना देते हुए वो कहती है कि तुम्हें पूरे 1 वर्ष के बाद मेरी याद आई। इधर मेघ को देख करके तालाब जो है बड़ा खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है और परात में पानी भर करके लेकर के आता है, जिससे वो मेहमान का, मेघ रूपी मेहमान का के पैरों को धो सके, उसके चरण पखार करके उसके प्रति अपना आदर और प्रेम प्रकट कर सके। यहाँ तालाब को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम आगे देखेंगे। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं आकाश में घिरे हुए बादलों को देख करके वे कहते हैं कि जिस तरह से बहुत दिनों के वियोग के बाद अपने प्रिय लोगों के मिलन के समय आंसुओं की धारा खुशी से बहने लगती है, सब्र का बांध टूट जाता है, ठीक उसी तरह से सबके प्रिय मेघ के आने पर प्रकृति के भी सब्र का बांध टूट जाता है। यहाँ पर आकाश में जो है क्षितिज अटारी गहराई, यानी
क्षितिज उस स्थान को बोलते हैं जो जहाँ पर प्रतीत होता, दूर से देखने पर अगर हम आसमान की ओर दूर से देखें तो प्रतीत होता है कि काफ़ी दूर एक बिंदु पर जाकर के आसमान और ज़मीन आपस में मिल रहे हैं। हालांकि ये वास्तविक रूप से मिलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। तो उस मिलन के उस रेखा को क्षितिज कहा जाता है। और अटारी यानी कि कोठा यानी छत पर जो बना हुआ जो कमरा होता है या फिर छत को कहते हैं, अट्टालिका को भी कहते हैं। अब दामिनी का अर्थ होता है बिजली, दमकना यानी कि चमक, बिजली का चमकना, और ढरके यानी कि लुढ़कना या गिरना। तो आकाश में जो बादल काफ़ी घने हो गए हैं, काफ़ी काले हो गए हैं, और किसी कवि उन बादलों को देख करके ये कहते हैं कि क्षितिज रूपी अट्टालिका पर बादल जो हैं गहराते जा रहे हैं और घने बादलों के बीच अब बिजली चमकने लगी है। तो लोगों के मन में जो अब तक का भ्रम था, मन में ये डर समाया हुआ था कि वर्षा नहीं होगी, लेकिन अब बादलों को देख करके और उसके इस घने रूप को देख करके, बिजली के चमकने को देख करके, इस प्राकृतिक दृश्य को देख करके उन्हें ये विश्वास होने लगता है कि अब बादल ज़रूर बरसेंगे। और अटारी पर जो नायिका खड़ी है वो उसका भ्रम भी समाप्त हो जाता है। वो अपने मन में उठे संदेह के लिए मेहमान से, अपने प्रिय से क्षमा मांगती है। यह देख कर के मेहमान की आंखों में भी प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं और दोनों के आंखों में प्रसन्नता का भाव भर आता है तथा खुशी के आंसू जो है इस प्रिय मिलन के साथ ही खुशी के आंसू उन दोनों के आँखों से बहने लगती है, अर्थात वर्षा होने लगती है। तो सब्र का बांध टूट जाता है। प्रिय के मिलन में आंसुओं के समान वर्षा, बारिश झरझर बरसने लगता है। यहाँ पर पुनरुक्ति का फिर से प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो यहाँ झरझर मानवीयकरण वाला अलंकार है। यहाँ मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, और बांध टूटा का यहाँ दो अर्थ आ रहा है। पहला है पानी के तेज बहाव के कारण बांध या रुकावट जो है वो टूट जाता है, और दूसरा यहाँ आंसू बरसने को यानी कि आंसू निकल पड़ना, उससे भी यहाँ बांध टूटना का प्रतीक किया गया है। तो कविता की व्याख्या हमारी पूरी हुई है।